और मेरे जैसे लाखों अंधभक्त है। राम इतिहास था और इतिहास ये था। जब से बीजेपी आई है ना सत्ता में, तब से सिर्फ मंदिर, रोड, यही सब बनाया जा रही है। रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। युवा बेरोजगार हैं, इन पे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मंदिर से क्या विकास हो जाएगा? एक राजा ने मंदिर को तोड़ा था, एक राजा ने मंदिर को बसाया। तो ये तो मामला धार्मिक भी है जी, क्योंकि राम हमारे आस्था का केंद्र। 4000-5000 साल पहले हुआ था या नहीं था, राम कथा हुई थी या नहीं थी, कुछ पप्पू जैसे लोग कहते हैं ना, जो क्षत्रिय राजा का दामाद होता है ब्राह्मण जी, और क्षत्रिय राजा का अधिक निकटतम दोस्त होता है एक निषंग। अब तक मैं राम की बात नहीं कर सकता था, अब कर रहा हूँ। अब तक मेरे स्वाभिमान की बात नहीं कर सकता था, अब कर रहा हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ के मुक्त कराने की बात नहीं कर सकता था, अब कर रहा हूँ। कहाँ मैं कभी नहीं आया पहले, नहीं बाबा विश्वनाथ के धाम जाने जा पाया, ना मैं कभी अयोध्या के राम मंदिर में जा नहीं पाया, ना मैं उस जगह जाकर राम लल्ला को देख पाया। आज मैं देख सकता हूँ। नहीं, आपने ये बोला ना कि पहले आने में डर लगता था, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले की सरकारों में लोग सेफ नहीं महसूस करते थे। और निषाद राजा से गले मिलने वाले राम बिल्कुल क्या भावना रखते होंगे, जरा सोचिए। करोड़ों का रोजगार मिल रहा है। पर्यटन एक अच्छा रोजगार होता है, ये हम कब समझेंगे? अंधभक्त होना बहुत अच्छा होता है। देश प्रगति कर रहा है तो अंधभक्त बनो। 1975 में खुदाई का काम शुरू हुआ, 1986 तक ये काम चला, 11 साल तक ये सारा खुदाई का काम यहाँ पर चला। और उसमें क्या मिला? अब जब आप यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात करें, तो महाराष्ट्र के बारे में फिर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में जब दूसरी सरकारें थी, फुले मतलब ओबीसी समुदाय, शाहू मतलब वहाँ का सबसे बड़ा मराठा समुदाय, अच्छा, जो आज आरक्षण की मांग कर रहा है, और अंबेडकर मतलब वहाँ का दलित समुदाय, अनुसूचित जाति वाला, जनजाति वाला नहीं, अनुसूचित जाति वाला समुदाय। तो इन तीनों को हिंदुओं से पृथक कर कर एक राजनीति का नया अध्याय लिखने की कोशिश वहां पे हो रही है। आजकल जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है वो यूपी बिहारियों के खिलाफ चल रहा है। हॉस्पिटल्स किसके हैं मुंबई में? एक भी मराठी आदमी का नहीं है, सारे गुजराती मारवाड़ी है। मुंबई के होटल्स किन के हाथों में? सारे गुजरातियों के हाथ में है। मुंबई के गाड़ियों के टायर पंक्चर कौन निकालता है? सारे केरलियन निकालते हैं। एक गरीब आदमी जो यहाँ से 1200, 1500, 1800 किलोमीटर दूर जाएगा, वो लड़ने तो जाएगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में। अभी मैं आया था सिंगवेरपुर धाम, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। ये सारी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कुंड है बेसिकली। बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही गजब की चीज़ें इसमें मैं देने वाला था, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मिले हैं सुशील कुलकर्णी जी, जो कि महाराष्ट्र के मतलब औरंगाबाद नाम से पहले जाना जाता है। औरंगाबाद के नाम से पहले था, जिसको नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है। ये वीडियो बना रहे थे तो और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बना रहे थे। इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, किस नाम से है? एनालाइजर नाम के है। मराठी में चलता है, हिंदी में भी चलता है। एनालाइजर न्यूज मराठी है और हिंदी में भी चलता है। तो आप उसको भी रीच करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं। अभी ये अयोध्या से आए हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। अयोध्या में कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। अयोध्या में इतना बढ़िया लगा कि मैं सच कहूँ, मैं राम मूर्ति की तरफ देख नहीं पाया इसलिए कि जब मैं जा रहा था ना, तो मेरी आंखें भर आई थी। आंखों में पानी था और ना रामलला की मूर्ति की तरफ मैं देख भी नहीं पाया। इतना अच्छा लगा मुझे कि वहां से मैं गया कब, आया कब, कैसे गया कैसे आया मुझे पता नहीं है। बस सब लोग कहते हैं कि मैं अयोध्या जाके आया इसलिए जाके आया, लेकिन मैं अयोध्या से अभी बाहर नहीं आया हूँ। वही राम के ख्यालों में, मतलब शरीर चलाया, मन वहीं पर है। मन वहीं पर है। मैं भी गया था अयोध्या, और वहाँ पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरी आंखों से पानी आ गया, और लगभग 5 मिनट तक मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ। थोड़ी सी रील्स में डाला था जो 6-7 मिलियन के आसपास गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ड्रामेबाजी है ना। वो तो होता ही है, जब आपके आंखों में पानी आता है तो वो ड्रामेबाजी होती है, जब दूसरे किसी के आता है तो वो सच्ची भावनाएं होती है। ये फर्क है भाई। 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अपने घर आए हैं, या फिर यूं कहें कि अपने निवास स्थान पे पहुंचे, जहां पर उन्हें होना चाहिए था। राजनीतिक रूप से देखा जाए या फिर इसे धार्मिक रूप से देखा जाए, देखिए भाई, राम तो हमारे राजा थे, बिल्कुल। और राजा का स्थापित होना राजनीति के एंगल से देखिए या किसी भी एंगल से देखिए, उसमें कोई ये बात नहीं है कि आप इसको राजनीतिक ना ले। एक राजा ने मंदिर को तोड़ा था, एक राजा ने मंदिर को बसाया है। जो गलती यहाँ शासन कर चुके राजा कर चुके थे, उसको सुधारा है यहाँ के राजा ने। तो ये राजनीतिक मामला है ही है।
राजनीतिक है, मामला है ही है, आप इसको नकार नहीं सकते हो जी। जब आप उसी के दम पर शासनकाल दीर्घकाल करते हो ना तो उसे नकार नहीं सकते हो। ये मामला राजनीतिक है, ठीक है। हमारे राजा ने ये किया है, राजा ही कहूंगा मैं, लोकशाही में भी हो या बिल्कुल, बिल्कुल। जनता का लोकतंत्र हो तो फिर भी राजा ही होता है, तो राजा ने ये किया है, इसका हर भारतीय को सम्मान होना चाहिए। मुझे महाराष्ट्र में भी ये गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ, यहाँ के लोग भी वही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो ये तो मामला धार्मिक भी है जी, क्योंकि राम हमारे आस्था का केंद्र है, बिल्कुल, राम हमारी श्रद्धा का केंद्र है, बिल्कुल। और सच बात बता दूं, श्रृंगवीरपुर को देखने के बाद ये पता चल जाता है त्रिपाठी जी कि राम हमारी एकता का भी केंद्र है, बिल्कुल, क्योंकि राजा निषाद है भाई, निषाद राजा, बिल्कुल, बिल्कुल। और निषाद राजा से गले मिलने वाले राम बिल्कुल क्या भावना रखते होंगे, जरा सोचिए। जो लोग जात की राजनीति करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ का राजा ऐसे ही था जी। दूसरी बात, इसी क्षेत्र में एक राम राजा निषाद को गले लगाता है जी। और दूसरा एक स्थान है यहीं से जो आपकी घाटी के पास एक मंदिर है, ऋषि श्रृंग का मंदिर है। वो बता दूं आपको, वो ऋषि श्रृंग ऋषि विभांडिक के पुत्र थे, बिल्कुल। अब ऋषि विभांडिक ऋषि श्रृंग हो तो ब्राह्मण हुए जी, राम सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए जी, निषाद राजा जाति से निषाद हुआ जी। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, तो ऋषि श्रृंग राम के पिता दशरथ के जमाई थे, दामाद थे जी। मतलब अब ये कथा शांता दशरथ की कन्या थी या नहीं, इसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तो सच है कि विदर्भ राजा ने जिस राजा को, रोमपाद को, अंगराज को दत्तक दिया था जी, उसको अडॉप्ट कर लिया था, तो उस अंगराज रोमपाद की पत्नी बच्ची जो भी अडॉप्ट कर ली गई थी दशरथ से कहा जाता है, अडॉप्ट की हो या ना हो, लेकिन वो रोमपाद की बच्ची थी और रोमपाद की पत्नी थी वर्षिणी। दशरथ महाराज की पत्नी थी कौशल्या, वर्षिणी और कौशल्या सगी बहनें थी जी। अब दो सगी बहनों के बीच में एक बहन की कन्या, इनकी कन्या समझ जाती है नहीं है, साड़ू बोलते हैं जिसे हम बहनों को, वो साड़ू की बच्ची अपनी बच्ची मानी जाती है या नहीं, बिल्कुल मानी जाती है। तो उस हिसाब से रोमपाद वर्षिणी की कन्या शांता, जिसके पति है ऋषि श्रृंग जी, मतलब अंतरवर्णीय विवाह हुआ करता था जी। श्रृंगवीरपुर उसका एक इकलौता उदाहरण है दोस्तों, इकलौता उदाहरण धरती पर, जो क्षत्रिय राजा का दामाद होता है ब्राह्मण जी, और क्षत्रिय राजा का अधिक निकटतम दोस्त होता है एक निषाद जी। तो ये एक अनूठा और बड़ा प्यारा उदाहरण है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, और उसको हमें ये जानना चाहिए कि यह कथाएं केवल धर्म की कथाएं नहीं है। फिर से राजनीति की तरफ आता हूँ, बिल्कुल। राज कैसे चलाना चाहिए, राजनीति कैसे चलानी चाहिए, समाज को कैसे एकत्रित करना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है ये कथाएं जी। मतलब कौन किस जाति का था, कौन किस वर्ण का था, इस वर्ण या जाति के आधार पर कौन किसके नजदीक का था, कौन किसके दूर का था, ये देखा नहीं जाता था। कर्म के अनुसार वर्ण तय होते थे और लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा रहते थे, अपने रोटी बेटी व्यवहार जिसे कहा जाता है वो व्यवहार भी करते थे। और ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसी को ले लीजिए जिसको दंत कथा मानते हैं, 4000-5000 साल पहले हुआ था या नहीं था, राम कथा हुई थी या नहीं थी, कुछ पप्पू जैसे लोग कहते हैं ना, मैं बुद्धि के पप्पू कह रहा हूँ, मैं कृपया अन्यथा न ले, समझ जाएंगे लोग ऐसे, नहीं तो समझे कि मैं पॉलिटिक्स ला रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूँ, पप्पू जिसे बुद्धि के पप्पू होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन पप्पुओं के लिए जरा यहाँ आके दिखा दो। 1975 में खुदाई का काम शुरू हुआ, 1986 तक ये काम चला, 11 साल तक ये सारा खुदाई का काम यहाँ पर चला, और उसमें क्या मिला, ये मिला कि ईस्वीसन पूर्व पहली, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन जी, जो प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है, बोर्ड में लिखा, मतलब 2500 साल पहले वाली बात मिली है। 2500 साल ये तो शताब्दी की, 2000 साल तो ये शताब्दी की, ईस्वीसन के पूर्व की बात हो रही है, और वो भी 2-3 हजार साल, 4000 साल का तो हिसाब लग ही जाता है भाई, बिल्कुल 4000 साल का हिसाब तो यही इस बोर्ड पे ऑन पेपर लग जाता है। तो कौन कहता है राम इतिहास नहीं था, राम इतिहास था, और इतिहास ये था कि इस इतिहास में हमें एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना और उसे अधिक निकटतम तरीके से बताए रखना, यही बताया गया है। चलिए, ये आपने जो बताया ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इनके पास जो नॉलेज है ना बहुत कम लोगों को है, इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये नॉलेज जाए। मुझे भी इवन नहीं पता था, तो इसलिए जब बना रहे थे भाई साहब वीडियो, तो मैं इनको दूर से सुन रहा था और मैं कहा इनके साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अच्छा, राजनीतिक पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। कुछ लोगों का मानना है कि
जब से बीजेपी आई है ना सत्ता में, तब से सिर्फ मंदिर, रोड, यही सब बनाया जा रही है। रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। युवा बेरोजगार हैं, इन पे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मंदिर से क्या विकास हो जाएगा? त्रिपाठी जी, मैं ये टैक्सी लेके आया हूँ वाराणसी से, और इस टैक्सी का लगभग किराया हो जाएगा 50 से 60 हजार रुपए, जितना घूम रहा हूँ उतना देख पूरा टूर पे। और मैंने ड्राइवर है मिश्रा जी, उनसे पूछा कि कितनी टैक्सियां आजकल जा रही है। उन्होंने कहा लखनऊ से रोज कम से कम अभी 50-100 टैक्सियां जाती है लखनऊ से रेगुलर। अच्छा। मैं अयोध्या में गया था, वहाँ देखा कि एक रास्ता अयोध्या का खाली नहीं है। मंदिर वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मंदिर वाली बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रयागराज में केवट से पूछा, भैया कितना कमा लेते हो? उसने कहा जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, तब से अच्छा कमा रहा हूँ। अच्छा। मतलब दिन में 2 चक्कर लगाता था संगम के, घाट से संगम तक के 2 चक्कर लगाता था, अब 8-10 लगा रहा हूँ। बिल्कुल, लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों का रोजगार मिल रहा है। पर्यटन एक अच्छा रोजगार होता है, ये हम कब समझेंगे? और लोगों को पर्यटन के लिए बाहर निकालने का सबसे उत्तम जरिया होता है धार्मिक पर्यटन, आस्था होती है। हम लोग क्यों मिले? क्यों आपका वीडियो चलेगा? कम से कम उसको कुछ लाख लोग देखेंगे, मेरा वीडियो कुछ लाख लोग देखेंगे, और उस लाख लोगों से कम 10-5 हजार रुपए तो हम कमा लेंगे। मैं खुली बात करता हूँ, मैं कोई शर्म वाली बात नहीं है। चैनल चला रहे हैं पेट के लिए, वही चला रहा है वो तो मैं तो गूगल पे और फोन पे नंबर दे के सपोर्टर्स मांग लेता हूँ। वो तो कटोरी वाला मैं पॉकेट में बन चुका हूँ, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हर एक चीज में, हर एक बिजनेस होता है भैया, कमाई होती ही रहती है। और ये जो धंधा बड़ा है, आपको पहले सुनसान रास्ता मिलता था, ये वाला जो सुल्तानपुर अयोध्या वाला, करेक्ट। हाँ, बिल्कुल। लोग रात में आने को डरते थे। बिल्कुल। पिछले से कई साल पहले मैं भी आया था, तो मैं भी जा नहीं पाया था। छोड़ दो, कहीं मुकाम कर लेते हैं, कहीं रह लेते हैं और सुबह निकल जाते हैं। आज रात को भी आऊं तो डर नहीं लगता, इतनी गाड़ियां होती है। क्या ये प्रगति नहीं है? तो पुरानी सरकारों पे आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं पुराने पे सवाल उठाना बंद कर दिया है मैंने। नहीं, आपने बोला ना कि पहले डर लगता था। इन्होंने जो किया है उसको अच्छा बोल रहा हूँ। नहीं, आपने ये बोला ना कि पहले आने में डर लगता था, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले की सरकारों में लोग सेफ नहीं महसूस करते थे। और धर्म के कारण अगर सुरक्षितता आती है तो धर्म कार्य हो ही हो। राम राज्य क्या था? राम राज्य में चोर नहीं, पुलिस नहीं थे, क्योंकि चोर ही नहीं थे। बिल्कुल। राम राज्य में असत्य को पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि असत्य ही नहीं था। बिल्कुल। राम राज्य में दवाखाना नहीं था, डॉक्टर नहीं था, वैद्य नहीं था, क्योंकि लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। तो राम राज्य की कल्पना यही होती है। राम राज्य की कल्पना ये होती है कि जब कर संकलन राजा करे तो उसको पता न चले। अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बात पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि जो भी ऐसे लोग बात करते हैं, या फिर देश की बात करो या फिर सनातन की बात करो, ऐसे लोगों को बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। पता है? कहो, खुशी से कहो, खुशी से कहो। एक शब्द है, उस शब्द को मैं जरूर यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई डर नहीं यार, जो सच है वो सच है। कहते हैं बीजेपी को जो सपोर्ट करता है उसे लोग बोलते हैं अंधभक्त। हाँ, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। मैं अंधभक्त इस शब्द को अन्यथा या आरोप या मिथ्या या कालिक के तौर पर नहीं लेता। अगर अंधभक्ति करना उस लोगों की जिन्होंने इस देश को खुद का स्वाभिमान दिया है, तो हाँ, कुछ लोगों को उनका, मेरे जैसे, मैं दूसरों के ऊपर या आपकी बात नहीं करूँगा, मेरे जैसे कुछ लोग उनका अंधभक्त होना सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? अब तक मैं राम की बात नहीं कर सकता था, अब कर रहा हूँ। अब तक मेरे स्वाभिमान की बात नहीं कर सकता था, अब कर रहा हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ के मुक्त कराने की बात नहीं कर सकता था, अब कर रहा हूँ। और वो जो बात हो रही है उसके कारण मेरे परिसर का विकास भी हो रहा है। मेरा परिसर भी बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ मैं कभी नहीं आया पहले, नहीं बाबा विश्वनाथ के धाम जाने जा पाया, ना मैं कभी अयोध्या के राम मंदिर में जा नहीं पाया, ना मैं उस जगह जाकर राम लल्ला को देख पाया। आज मैं देख सकता हूँ। आज मैं इसी व्यवस्था में कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च कर सक रहा हूँ, एक अकेला मैं। और मेरे जैसे लाखों अंधभक्त है जो अपने 1.5 लाख रुपए अंधे तरीके से यहाँ डाल रहे हैं। महाराष्ट्र की मेरे दोस्तों की ही बात करूं तो कम से कम 1000 लोग यहाँ आ चुके हैं, 1.5 लाख खर्च कर चुके हैं। तो यूपी के 1 लाख, 1.5 लाख, 1000 लोग काउंट कर लीजिए, ऐसे कितने अंधभक्त होंगे। अंधभक्त होना बहुत अच्छा होता है। देश प्रगति कर रहा है तो अंधभक्त बनो। नहीं, महाराष्ट्र की आपने बात करी कि इतने पैसे खर्च करे, तो मैं आपको बताऊं, जैसे अयोध्या की बात हमारी चल रही थी, तो महाराष्ट्र और केरला के लोगों का जो योगदान रहा है ना अयोध्या में, वो यूपी में होते हुए भी यहाँ के लोगों का उतना योगदान नहीं रहा है। कभी इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या हुआ था, वो एक अलग रीज़न है, उससे हम बात करेंगे। लेकिन
अब जब आप यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के बारे में फिर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में जब दूसरी सरकारें थी, शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी की सरकार, शिवसेना को मैं बताऊं, यहाँ पर एक समय था कि यहाँ पर भी शिवसेना की तगड़ी पकड़ थी, बहुत अच्छी पकड़ थी यहाँ पर, हिंदुत्व वाला विचार, बिल्कुल बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की विचार, हाँ बहुत तगड़ी पकड़ थी। और इवन आज भी बाला साहब ठाकरे की जो रिस्पेक्ट है लोगों के दिल में ना, वो हमेशा रहेगी, वो बरकरार रहेगी, वो बरकरार कभी जाने वाली नहीं है। और मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि धरती पर इकलौते ऐसे इंसान थे जिनकी रिस्पेक्ट हर आदमी दिल से करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हमारे यहाँ कहावत है, शेर की कोख में श्यार हो जाता है, समझ रहे हैं? तो पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने सनातन को इतना बदनाम किया है, शिवसेना को इतना नीचे गिरा दिया है, क्या कहेंगे इस पे आप? महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल और ये कुछ साल ऐसे आए जिनमें सरकारें बदली गई, बहुत गति से महाराष्ट्र की राजनीति बदलती आई है, और वो पूरी की पूरी हिंदुत्व पर बदलती आई है। जी बिल्कुल, पूरी की पूरी, बिल्कुल हिंदुत्व की राजनीति ना चले। मतलब महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर वाली विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने एक नई विचारधारा ली है। फुले शाहू अम्बेडकर, वो शिवाजी महाराज की विचारधारा को नहीं मानते हैं, वो फुले शाहू अम्बेडकर एक नई विचारधारा लाते हैं जो हिंदुओं को बांटने वाली विचारधारा। जरा ठीक से, मैं उस विचारधारा का विरोधक नहीं हूँ, मैं उसके साथ असहमत नहीं हूँ, लेकिन फुले मतलब ओबीसी समुदाय, शाहू मतलब वहाँ का सबसे बड़ा मराठा समुदाय, अच्छा, जो आज आरक्षण की मांग कर रहा है, और अंबेडकर मतलब वहाँ का दलित समुदाय, अनुसूचित जाति वाला, जनजाति वाला, अनुसूचित जाति वाला समुदाय। तो इन तीनों को हिंदुओं से पृथक कर कर एक राजनीति का नया अध्याय लिखने की कोशिश वहाँ पे हो रही है। इसीलिए ये विचारधारा बोली जाती है और हिंदुत्व को विरोध किया जाता है। हिंदुत्व मतलब ब्राह्मणत्व, हिंदुत्व मतलब ब्राह्मणों का विरोध, इस तरीके से इसको पेश किया जाता है। और यही राजनीति को महाराष्ट्र को अब तक खड्डे में लेते जा रही है। जो सबसे प्रगत राज्य था, जी बिल्कुल, बिजनेस सिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, यस, मुंबई या और कोई शहर, सबसे प्रगत राज्यों में इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हमारे, बहुत अच्छी है, बिल्कुल। वो आजकल इन्हीं जातियों में अटका हुआ है और पीछे पीछे की ओर ढकेलता हुआ जा रहा है। खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। खुशी कहूँ या उसको मेरी गुजरात, हमारा बहुत ही करीबी राज्य, बिल्कुल, हम उसी को विरोध करते रह रहे हैं। गुजरात को ले गए, अरे हम में दम है तो हम अपने पास रख लेना, बिल्कुल, इसने ले लिया, उसने ले लिया, ये चीखने से, ये चिल्लाने से या रोने से काम नहीं होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व में जो भी कुछ करने की कोशिश हो रही है, उसी के कारण महाराष्ट्र पीछे चला जा रहा है। बस यही महाराष्ट्र की राजनीति का आज का स्थिति है। या फिर यूँ कहें कि अच्छा, एक और चीज़ थी, मैं उस पर भी आऊँगा। महाराष्ट्र पे बात हो रही है तो खुल के ही बात करते हैं। एक और बात हुई थी बीच में, अब किस नेता ने कहा था, उनका नाम आपको अच्छी तरीके से पता होगा। बीच में हो गया था कि लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। किसके लिए कहा गया? बजाओ लुंगी हटाओ, हाँ, ऐसा ये साउथ इंडियंस के लिए कहा गया। हाँ, क्यों कहा गया था? ये साउथ इंडियंस महाराष्ट्र मुंबई में बहुत ज़्यादा हो गए थे और इसलिए साउथ इंडियंस का रुतबा कम करने के लिए बाला साहब ठाकरे ने यह घोषणा दी थी शिवसेना की तरफ से, बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी। और उसके साथ साथ आजकल जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है वो यूपी बिहारियों के खिलाफ चल रहा है। मैं यूपी की भूमि से बात करता हूँ, आज यहाँ इस भूमि पे हूँ। एक बात मुझे साफ साफ बोलनी है, अगर हमें वही काम उतने ही पैसों में करने की इच्छा है तो वहाँ काम मिल जाएगा। यहाँ के आए लोग काम के लिए वहाँ पर आते हैं, उन्हें काम मिल जाता है, काम करवा लेते हैं। ठीक बात। तो क्यों मुझे जिस बात के लिए चर्चा होनी चाहिए उस बात के लिए नहीं होती, हम अपने ही देश के अन्य हिंदू धर्मियों के खिलाफ लड़ जाते हैं। बिल्कुल, ये जो मामला है ना, ये वही है। और आज मुंबई, मेरी मुंबई, अमची मुंबई कहने वाले अगर मुंबई के देख भी रहे हैं तो मुझे बता दो, हॉस्पिटल्स किसके हैं मुंबई में? एक भी मराठी आदमी का नहीं है, सारे गुजराती मारवाड़ी है। मुंबई के होटल्स किन के हाथों में? सारे गुजरातियों के हाथ में है। मुंबई के गाड़ियों के टायर पंक्चर कौन निकालता है? सारे केरलियन निकालते हैं। मुंबई को दूध कौन देता है? पूरा बिहारी और यूपी वाला मुंबई को दूध। तो जब अगर इनको बाहर करने का सोच है लोगों के अंदर, जब बाहर चले नहीं हो सकते इनको बाहर करने की सोच, मैं मराठी आदमी के हिसाब से कहता हूँ, इनको बाहर करने का विचार नहीं है जी। ये करना ही भी नहीं चाहिए। बस इनको मराठी करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि ये मराठी भूमि में, महाराष्ट्र की मुंबई की भूमि में आकर अच्छी तरह से रहे। बस नहीं तो रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? रहे तो रहे वो अच्छी तरीके से। एक गरीब आदमी, ये भी समझ ले और वो भी समझ ले। नहीं सर, मेरा एक सवाल है, एक गरीब आदमी जो
यहाँ से 1200, 1500, 1800 किलोमीटर दूर जाएगा, वो लड़ने तो जाएगा नहीं। नहीं जाता ही नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने जाता है। जरूरत मुंबई की भी है, जरूरत महाराष्ट्र की भी है, जरूरत इन लोगों की भी है। दोनों की जरूरत है। एक देखिए, यही तो पूरक होता है ना। उसी जरूरत को समझकर सबने व्यवस्था करनी चाहिए। ये ऐसे आमची मुंबई करके नहीं होगा कुछ भी। ये होना चाहिए तो सबकी मुंबई। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भाई, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। बीच में लोगों ने कहा मुंबई नहीं बम्बई बोलो, नहीं है ना। मुंबा देवी का गढ़ है, वो मुंबई है। मुंबा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। लोग ब्रिटिशों ने बहुत अत्याचार किए हैं हमारे ऊपर, कुछ भी बदल दिया है। बॉम्बे का बम्बई किया गया है। बहुत अत्याचार है ब्रिटिशों के, इसलिए उस अत्याचार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक यूपी बिहारी की बात है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जो लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, इवन मैं हूँ, आप भी देखिए घर से बाहर निकले हैं, सब लोग 2 पैसा कमाने निकलते हैं। कोई किसी से लड़ने या कुछ बदलने नहीं जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, उसको उतनी रिस्पेक्ट दी जाए जितनी रिस्पेक्ट आप चाहते हैं, है ना, जो डिजर्विंग है। हाँ, इसमें एक करेक्शन ये भी हो सकता है कि भाई कुछ लोग हैं जो गलत भी होते हैं, लेकिन एक आदमी गलत है तो उसकी वजह से सब अगर पनिश किया जाए, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होना चाहिए। जो होते हैं वो होते हैं, है ना। जो नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा। यस, मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर।